नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा के पन्ने पलटने वाले हैं जो सच में दिमाग हिलाकर रख देगी। मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक खूबसूरत सा गांव है बेरमपुर। लेकिन ये सिर्फ एक आम गांव नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे खौफनाक श्राप की जो 400 साल पहले और आज के समय को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा श्राप जिसने सदियों से अच्छे अच्छे साहसी लोगों के दिलों में भी दहशत बिठा रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर में गोता लगाते हैं। उन्हें देखना मत और उन्हें खुद को देखने मत देना। अगर कोई उन्हें देख लेता है तो वो जिंदा नहीं बचता। ये कोई आम हिदायत नहीं थी। 400 साल पहले की बात है। शनिवार की एक रात जब मदन नाम का एक लड़का अपने दोस्तों से मिलने जाने की जिद कर रहा था, तब उसके पिता ने उसे ये सख्त चेतावनी दी थी। उनका साफ कहना था कि रात के अंधेरे में गांव में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां घूमती हैं जिनका सामना करने का मतलब है साक्षात मौत। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब कोई इन प्राचीन नियमों को तोड़कर सीधे एक 400 साल पुराने श्राप से आंखें मिला लेता है। इस पूरी चर्चा का केंद्र ही यही सवाल है। बेरमपुर गांव की इस लोक कथा में कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने इन नियमों की अनदेखी की है तो उसके नतीजे लिटरली बहुत भयानक रहे हैं। चलिए देखते हैं अतीत में क्या हुआ था। कहानी शुरू होती है 400 साल पहले, उसी मदन से। एक युवा लड़का जो ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, उसने शनिवार की रात बाहर न निकलने की अपने पिता की चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसका तो यही मानना था कि चाहे कोई भी आ जाए, उसे अपने दोस्तों से मिलने और पार्टी करने से कोई नहीं रोक सकता। और सच बताऊं तो मदन का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे एक ऐसे खौफनाक अंधेरे जंगल की पगडंडी पर ले गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और यही एंट्री होती है हमारे मुख्य खौफ की, निशिर-मोलो। लोक कथाएं बताती हैं कि ये 4 बेहद भयानक आदमी हैं जिनकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारे की तरह चमकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात पता है क्या है? ये चारों अपने कंधों पर एक रहस्यमयी ताबूत उठाए गांव में घूमते हैं। यही वो साक्षात मौत का स्वरूप है जिससे मदन के पिता उसे बचाना चाहते थे। ये कोई मामूली खतरा नहीं था। तो ऐसे में बचने का तरीका क्या था? इन शक्तियों से बचने के सिर्फ 3 बहुत ही सख्त नियम बताए गए हैं। पहला, उनके कदमों की आहट और उनके मंत्रों को बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा, खुद को पूरी तरह से छिपा लेना, इस तरह कि ना वो किसी को देख सके और ना कोई उन्हें। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, जब तक उनकी आवाज पूरी तरह से बंद ना हो जाए तब तक एकदम खामोशी से इंतजार करना। लेकिन उस घने अंधेरे जंगल में मदन के लिए इन नियमों का पालन करना नामुमकिन सा होता जा रहा था। और फिर आता है वो भयानक पल, भारी कदमों की आहट और वो खौफनाक मंत्र, बम बम बश, बम बम बश। मदन घबराकर झाड़ियों में छिप तो गया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी एक आंख से उन्हें देखने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि वो चले गए हैं, उसने बाहर कदम रखा और तभी ठीक उसके पीछे से वही मंत्र फिर से गूंज उठा। उसने पलट कर देखा तो वो चारों ताबूत वाले लोग बिल्कुल उसके पीछे खड़े थे। इसके बाद क्या हुआ? अगली सुबह मदन उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के पास पड़ा मिला। वो जिंदा जरूर था, लेकिन डर के मारे उसे लकवा मार गया था। उसके चेहरे पर जो खौफ था वो ऐसा था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। खैर, अब समय के पहिए को तेजी से घुमाते हैं और सीधे 400 साल आगे आज के समय में आते हैं, जहां इस कहानी की मुख्य किरदार मेघना एक घने अंधेरे और कोहरे से भरे जंगल में अकेली खड़ी है। असल में मेघना किसी असली जंगल में नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही भयानक सपना देख रही थी। सपने में एक विशालकाय पक्षी उसका पीछा कर रहा है और वो एक ऐसे पेड़ से टकराती है जिससे हरे रंग का पानी टपक रहा है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। ठीक उसी समय दिल्ली की एक लैब में मेघना की कलीग इशिता एक पुरानी दंतकथाओं की किताब पढ़ रही है। और हैरानी की बात यह है कि उस किताब में लिटरली उसी पेड़ का जिक्र है जो हर पूर्णिमा की रात को एक हरा लिक्विड टपकाता है। मेघना का सपना और ये प्राचीन किताब दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ रहे थे। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर मेघना और इशिता को इस रहस्य के पीछे इतनी दूर भागने की क्या जरूरत पड़ गई? तो जवाब है ये नंबर 3। उनके प्रोफेसर जयदेव ने उन्हें एक खास एंटीडोट तैयार करने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया था।
लैब के इस भयंकर प्रेशर ने ही इन दोनों को एक ऐसा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया जो विज्ञान और अलौकिक शक्तियों की बाउंड्री को पार कर जाता है। उस पुरानी किताब में जिस हरे लिक्विड का जिक्र था उसे मृत्युंजय अमृत कहा जाता है, यानी अमर कर देने वाला अमृत। इशिता का साइंटिफिक दिमाग तुरंत ये कैलकुलेट करता है कि अगर इस अमृत का परीक्षण किया जाए तो ये उनके एंटीडोट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जैसे ही मेघना ने किताब में उस पेड़ को देखा जिसे वो रोज अपने सपनों में देखती थी, वो तुरंत बीरमपुर जाने के लिए तैयार हो गई। मतलब विज्ञान का एक एक्सपेरिमेंट अब पूरी तरह से एक खौफनाक रहस्य में बदल चुका था। करीब 5 घंटे के बस सफर के बाद ये दोनों बीरमपुर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा में कदम रखा, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जो मौसम अब तक बिल्कुल नॉर्मल और गर्म था, वो अचानक से बर्फीला हो गया। सूरज अचानक बादलों के पीछे छिप गया और एक तेज आंधी चलने लगी। खुद गांव वाले इस अचानक हुए बदलाव को देखकर हैरान थे। गांव में एंट्री करते ही एक के बाद एक कई अपशगुन होने लगे। सिर्फ मौसम ही खराब नहीं हुआ, मुखिया के घर के मंदिर में जल रहा दिया रहस्यमयी तरीके से बुझ गया। उधर गांव के मुख्य मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी का दिया भी अचानक बुझ गया और उसे आसमान में काले अंधेरे साए घूमते हुए नजर आने लगे। ये सारे संकेत लिटरली चीख चीख कर कह रहे थे कि गांव में कोई बहुत पुरानी और डरावनी चीज वापस लौट आई है। गांव में इन लड़कियों की मुलाकात दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोगों से होती है। एक तरफ गांव के मुखिया हैं जो बहुत ही मिलनसार हैं और लड़कियों को रिसर्च के लिए अपने ही घर में रुकने का न्योता दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है उनका बेटा अनुज। अनुज को लगता है कि ये गांव एकदम बेवकूफ़ों वाला और बोरिंग है। पर सच तो ये है कि अनुज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसका ये बोरिंग गांव 400 साल पुराने एक ऐसे खौफ को समेटे हुए है जो बस जागने ही वाला है। तो उसी रात को अमृत की तलाश में ये लड़कियां अनुज को बातों में उलझा लेती हैं और उसे 400 साल पुराने राजा सूरजभान के राजमहल में ले जाने के लिए मना लेती हैं। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। पूरा गांव गहरी नींद में है। आंधी और तेज हवाओं के बीच दरवाजे जाम होने की वजह से ये तीनों एक खिड़की के रास्ते इस सुनसान और खौफनाक महल के अंदर घुस जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब चीज होती है। मेघना महल के अंदर के माहौल को देखकर अचानक कहती है, ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। ये कोई नॉर्मल डेजावू वाली फीलिंग नहीं थी। मेघना का सपनों वाला पेड़, वो किताब की कहानी और अब इस 400 साल पुराने महल से उसका ये अजीब सा कनेक्शन, ये सब इस बात का पक्का सबूत था कि मेघना का इस गांव के काले अतीत से कोई बहुत गहरा रिश्ता है। महल के अंदर मेघना की पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी और ठीक उसी समय बाहर कुछ बहुत ही भयानक जाग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अतीत और वर्तमान आपस में पूरी तरह से टकरा रहे हों। सालों से सोए हुए वो निश्चिर मोलो अचानक से फिर जाग उठे थे। 400 साल पुराना मुश्राप अब आज के समय में दोबारा सांस ले रहा था और पूरे गांव में दहशत फैलने लगी थी। खतरा अब किसी एक जगह नहीं था, बल्कि हर तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ राजमहल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज को किसी सिपाही के भारी जूतों की आवाजें सुनाई देने लगीं। दूसरी तरफ गांव का पुजारी दहशत में जाग गया और भागकर मुखिया के पास पहुंचा कि निशिरमोलो लौट आए हैं। और उसी वक्त जंगल के किनारे जुआ खेल रहे दो गांव वाले संपत और कप्ता सीधे इस खतरे के सामने आ गए। उस तेज आंधी के बीच संपत और कप्ता के कानों में वही 400 साल पुरानी खौफनाक आवाज गूंज उठी, बम बम बश, बम बम बश। जी हाँ, ये बिल्कुल वही मंत्र था जिसने मदन की जिंदगी तबाह कर दी थी। आंधी थोड़ी कम हुई और उन दोनों ने जो देखा उसने उनकी होश उड़ा दिए। सामने से 4 आदमी, जिनकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं, अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए उन्हीं की तरफ चले आ रहे थे। निशिरमोलो अब बिल्कुल उनके सामने खड़े थे। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स। जंगल में उन चारों के कंधे पे रखा वो रहस्यमयी ताबूत अचानक खुल जाता है। ताबूत खुलते ही संपत और कप्ता के मुंह से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकलती है जो पूरे गांव में गूंज जाती है। मौत और खौफ से भरी एक चीख। और हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी सेकंड राजमहल के अंदर भी एक दरवाजा बहुत तेज आवाज के साथ खुलता है, जिसे देखकर मेघना, इशिता और अनुज तीनों बुरी तरह से चौंक पड़ते हैं। वो चीख और वो खुला हुआ दरवाजा,
अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ जाता है। आखिर ये निशिर-मोलो हैं कौन? उस ताबूत के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर संपत और कप्ता की रूह कांप गई? क्या वो मृत्युंजय अमृत सच में वहां मौजूद है? और इन सबसे बड़ा सवाल, मेघना का इस 400 साल पुराने श्राप से असली कनेक्शन क्या है? ये वो गहरे रहस्य हैं जो अभी भी अंधेरे में दबे हैं और जिनके खौफनाक जवाब सामने आना अभी बाकी है। तो इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, ये सोचने के लिए कि आगे क्या होगा।